गुड आफ्टरनून। आज की क्लास आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल पर डिस्कशन स्टार्ट किया था और डिस्कशन बीच में था और आज उसी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन चूंकि एक वीक जैसा हो गया है, इसलिए ये ठीक रहेगा कि मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करा दूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक आइडियल कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कशन शुरू किया था और उसके तौर पर एक सिलेंडर फिटेड विथ ए पिस्टन, आइसोलेटेड सिलेंडर जिसका बॉटम जो है डायथर्मिक हो और वो एक हॉट रिजर्वायर से जो है T1 टेम्परेचर पे एक हॉट रिजर्वायर है, उससे वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है और जो प्रोसेस करता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद उसको आप एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। इसके बावजूद भी पिस्टन जो है ऊपर की ओर मूव करता रहता है, एक्सपेंशन अभी भी होता रहता है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ 1 to 2 में, 2 से 3 में रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद आप उसको दोबारा फिर से कोल्ड रिजर्वायर पे ले जाते हैं जिसका टेम्परेचर T2 के बराबर है। चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस उनका टेम्परेचर ऑलरेडी ड्रॉप होकर T1 से T2 हो चुका है, तो T2 टेम्परेचर के कोल्ड रिजर्वायर पे ले जाकर जब आप सिलेंडर को रखते हैं और पिस्टन को प्रेस करते हैं तो वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है। और ये प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है और इसमें कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। एंड देन लास्ट, उसके बाद हम उसे उठाकर फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं जहां पर जो पिस्टन है अभी भी नीचे की ओर मोशन करता है और इस दौरान भी कंप्रेशन होता रहता है। लेकिन इस बार जो कंप्रेशन हो रहा है उस कंप्रेशन को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन कहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। ये तो था प्रोसेस के बारे में और ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, इन चारों प्रोसेस में अलग अलग, आप जानते हैं कि चारों प्रोसेसेस में जो वर्क डन है वो आपने निकाला लास्ट टाइम। ए से बी जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें जो वर्क डन है W1 जो कि जितना उसने हीट एब्जॉर्व किया था Q1 उसके बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ नहीं तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो भी आपने वर्क डन किया हुआ है वो कहाँ से किया? जो कि आपने हीट एब्जॉर्व किया उसकी वजह से किया। तो W1 इक्वल टू Q1 एंड दैट इज इक्वल टू RT1 log V2 by V1। और इसको डेरिवेशन उन्होंने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था कि कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। और ये जो है कर्व AB के नीचे जो एरिया है इसके बराबर होगा, जिसे एरिया ABGEA कहेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने A से B डिस्कस किया, ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस B to C को डिस्कस कर सकते हैं। B to C में भी आप देख सकते हो कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फॉल करता है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर घटता है, यानी कि T1 से टेम्परेचर घटकर T2 हो जाता है। तो इस बार जो वर्क डन है W2 वो क्या हो जाएगा? RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। T1 चूंकि T2 से ज़्यादा है इसलिए का मतलब है कि W2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये भी जो है जो एरिया अंडर द कर्व यानी कि BC के नीचे जो एरिया है, कितना एरिया BCHGB इसके बराबर होगा। इसमें चूंकि कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस है पूरा कंप्लीटली, इस वजह से इसमें कोई Q का टर्म आपको नजर नहीं आ रहा है। थर्ड प्रोसेस C से D, C से D में भी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, पर अंतर क्या है इस बार के आइसोथर्मल में? इस बार कंप्रेशन होता है और इस कंप्रेशन में वो क्या करता है? वो हीट को रिजेक्ट करता है। तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? वो रिजेक्टेड हीट के बराबर होगा। W3 जो है माइनस Q2 माइनस मतलब रिजेक्ट कर रहा है, Q2 के बराबर होगा। एंड दैट इज अगेन इक्वल टू RT2 log V4 by V3। V4 V3 क्या है? फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम है फ्रॉम C to D। और ये भी एरिया अंडर द कर्व C to D जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया है इसके बराबर होगा। इसी तरीके से लास्ट चौथा, जब आप D से A की तरफ जाते हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और D से A में जाने में जो वर्क डन होगा उसमें कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो W4 है वो क्या होगा? RT2 माइनस T1 ऑन गामा माइनस 1। T2 चूंकि T1 से कम है तो ऑब्वियसली W4 जो आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, है ना। T2 इज लेस देन T1। और ये भी इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये भी एरिया अंडर द कर्व यानी कि DA के नीचे जो कर्व है
उसके के नीचे जो एरिया है उसके बराबर होगा, एरिया ADFE के बराबर होगा। सो यहाँ तक का डिस्कशन लास्ट टाइम भी हो गया था, और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा अब हम डिटेल में करेंगे। अभी तो हमने बड़ा फास्ट आपको रिफ्रेश कराया कि क्या उन्होंने बात अब तक की थी। सो अब आगे देखते हैं कि नेटवर्क डन क्या हो जाएगा। बेटा हैंड अभी रेज ना करें, जब क्वेश्चन पूछने का मैं आपको मौका दूंगा तब आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। नेटवर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल क्या होगा? एक साइकिल कंप्लीट, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अगेन आप ए पर वापस आ गए। सो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो नेटवर्क डन है जो इंजन ने किया वो कितना होगा? ऑब्वियसली इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। सो डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन आपने क्या किया? W1 से लेकर W4 तक अलग अलग, कोई आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, कोई एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, कोई आइसोथर्मल कंप्रेशन था, कोई चौथा वाला जो था वो आइसोथर्मल कंप्रेशन था। तो ये चारों के बराबर हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक। और इसी बात को अगर आप कर्व पे देखें, जो अभी पीछे आपको कर्व दिखाया गया है उस पर अगर ले जाकर देखें, तो ये सारे जो एरिया अभी तक आप W1 के लिए से लेकर W4 तक के लिए जो एरिया निकाल रहे थे, अगर उनको आप ऐड करें तो आप देखेंगे जो एरिया बचेगा अल्टीमेटली वो सम करने के बाद जो एरिया बचेगा वो क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व ABCDA, यानी ये जो लूप है, एक लूप जैसा बन गया ना, इस लूप के अंदर जो एरिया होगा उसके बराबर होगा नेटवर्क डन बाय द इंजन। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि लूप के एरिया के बराबर होता है, उसी को लिखा गया एरिया ABCD। अब वापस आते हैं अपने W1, W2, W3, W4 पे। इसमें आप जानते हैं कि W4 जो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और W2 जो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट है तो ऑब्वियसली जब आप सम करते हैं तो क्या होंगे? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या बचेगा? आपके पास बचेगा W इक्वल टू W1 प्लस W3, और W1 आप जानते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिसमें कि वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव हुआ। और W3 क्या है? वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जिसमें क्या करता है वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता हुआ, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो W1 प्लस W3 जो है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा, ठीक। W1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? अभी हमने डिस्कस किया, RT1 log V2 by V1 निकाली थी, और W3 की क्या वैल्यू निकाली गई थी? RT2 log V4 by V3 निकाली गई थी। तो यानी अब हम इसी को सॉल्व कर लें तो हमारा नेटवर्क डन पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल हेल्प हम लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है? अब याद कीजिए, आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, TV, where T is the temperature, V the volume, TV raised to power gamma minus 1 is equal to constant, ठीक है, ये पढ़ाया गया होगा। तो अगर ऐसा है सो दो अलग अलग पॉइंट, एक ही एडियाबैटिक पे दो पॉइंट, जैसे B एंड C, ये B एंड C क्या है? जरा फिगर में जाकर पीछे देख लेते हैं एक बार। B ये है और C ये है, और D A क्या है? D ये है और A ये है। जरा पॉइंट को गौर कीजिए, B जो है ना केवल एडियाबैटिक पर है बल्कि आइसोथर्मल पे भी है, यानी आइसोथर्मल कर्व पे भी B है और एडियाबैटिक पे, दोनों के साथ साझा है। यही बात C के लिए कह सकते हैं कि जो C है वो आइसोथर्मल पर भी है ना, देखिए इस आइसोथर्मल पे भी है, DC का पार्ट भी है C, और BC जो एडियाबैटिक है उसका पार्ट भी है C। ऐसा ही जो D है वो CD का पार्ट भी है और DA का पार्ट भी है, दोनों के हिस्से हैं। यही बात A के लिए कह सकते हैं, को DA का पार्ट भी है और AB का पार्ट भी है। तो ये जो चारों पॉइंट हैं ये आइसोथर्मल भी है एज वेल एज एडियाबैटिक है। तो इस जानकारी का हम फायदा उठाते हैं। हम पहले लेते हैं कि ये जरा वैल्यू याद रखिएगा कि B पर वॉल्यूम की क्या वैल्यू है और टेम्परेचर की क्या वैल्यू, ठीक है। ओके, सो इसका इस्तेमाल किया हमने। देखिए पहले बात करते हैं पॉइंट B की। पॉइंट B पे टेम्परेचर कितना है? T1, वॉल्यूम कितना है? V2। पॉइंट B की बात कर रहे हैं, ये B के लिए लिखा हुआ है, उसके लिए क्या लिखेंगे? T1 V2 गामा रेस्ट पावर गामा माइनस 1, अब इक्वल टू
कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या लिखा है, अब लिखा है यहाँ पर पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी कर्व दिमाग रखिए कैसे, ए बी सी, बी सी क्या है एडियाबेटिक। पॉइंट सी के लिए टेम्परेचर कितना है सी पर, T2, और वॉल्यूम कितना है V3, तो T2 V3 पर गामा -1। ऐसे ही पॉइंट डी के लिए लिख सकते हैं T1, T1 इज नॉट फॉर पॉइंट डी, ये पॉइंट ए के लिए, सॉरी, पॉइंट ए के लिए T1 और वॉल्यूम कितना है V1, तो T1 V1 पावर गामा -1 और इज इक्वल टू पॉइंट डी के लिए लिख रहे हैं T2 V4 पावर गामा -1। तो ये दो इक्वेशंस हो गए, पहली इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये लिखी हुई है। इन दोनों इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन दाईं तरफ ये जो लिखा हुआ है V3/V2 इक्वल टू T1/T2 पावर 1 माइनस गामा -1, और दूसरी वाले को रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा V4/V1 इज इक्वल टू T1/T2 पावर 1 अपॉन गामा -1। तो आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन के RHS एक जैसे, अगर RHS एक जैसे इसका मतलब क्या होगा, LHS इक्वल होंगे, ये लिख लिया हमने यहाँ पर V3/V2 इक्वल टू V4/V1। इसको जरा सा रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा V4/V3 इक्वल टू V1/V2। सो पीछे देखिए जरा, पीछे जो क्वेश्चन थी इसमें यहाँ पर ये V4/V3 आ रहा था, सेकंड टर्म में V4/V3 आ रहा था, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करके क्या लिख दें V1/V2, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया V4/V3 इक्वल टू V1/V2। अगर ये रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन अब ऐसी हो जाएगी, जहां पर V4/V3 था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा V1/V2 आ जाएगा। अगर इसको W इक्वल टू जो कि Q1 माइनस Q2 होता है ना, अगर इसको हम लॉग को नोट कर लें, यानी कि V1/V2 की जगह V2/V1 करें तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। ठीक, सो हमने R को कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर V2/V1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, लॉग V2/V1। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, लॉग की नॉलेज आपकी है, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, Q1 हमें पता ही होता है कि क्या है, डेराइव किया है, W1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू RT1 लॉग V2/V1। ठीक, सो हमें Q1 माइनस Q2 पता लग गया और Q1 पता लग गया। Q2 भी हमें पता है, Q1 Q2 हमें पता है, लेकिन हम इनमें से किसका किसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए। हमको पता है कि ईटा क्या होता है W/Q1 विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अभी हमने Q1 माइनस Q2 क्या निकाला था, यार पीछे देखिए, Q1 माइनस Q2 ये निकाला था RT1 माइनस T2 लॉग V2/V1, और Q1 क्या था RT1 लॉग V2/V1। ठीक, सो अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से, तो वहां पे नहीं लिखा है, अगर इन दोनों इक्वेशन को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप जानते हैं कि लॉग V2/V1 कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा T1 माइनस T2, और नीचे क्या बचेगा T1। एक बार फिर से पीछे जाकर देख लीजिए, R कैंसिल हो जाएगा, लॉग V2/V1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक, इसको फिर से रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो एफिशिएंसी के लिए एक फार्मूला और आ गया, अभी तक हमारे पास फार्मूला था 1 माइनस Q2/Q1, अब एक फार्मूला और आ गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ईटा इज एफिशिएंसी ऑफ द करंट रीजन, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T2 क्या है, वो हीट सिंक का टेम्परेचर है, और T1 क्या है, हीट सोर्स का टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। ठीक, सो अब इस इक्वेशन को देखकर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें बात करते हैं। तो शुरू से जितना भी डिस्कशन किया है, सबसे पहले कर्नॉट साइकिल के बारे में बात करते हैं। कर्नॉट साइकिल है क्या, तो कहेंगे कर्नॉट साइकिल क्या है, सेट ऑफ प्रोसेसेस है, कई प्रोसेसेस का समूह। कौन कौन से प्रोसेस, दो उसमें से आइसोथर्मल है और दो एडियाबेटिक है। जो दो आइसोथर्मल उसमें से एक एक्सपेंशन है, एक कंप्रेशन है। जो दो एडियाबेटिक उनमें भी एक एक्सपेंशन है और एक कंप्रेशन है। इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं, कर्नॉट साइकिल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। ठीक, दूसरा, कर्नॉट इंजन चूंकि एक रिवर्सिबल इंजन है, इसलिए ये एक मोस्ट इफिशिएंट, यानी कि अगर सबसे ज्यादा इफिशिएंट कोई है तो वो कर्नॉट इंजन। आगे चलकर इसी पर आधारित एक थ्योरम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम क्या कहेंगे कर्नॉट थ्योरम, कि क्यों हम कहते हैं कि कर्नॉट इंजन मोस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, जिसको हम ज्यादा डिस्कशन अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं,
आगे बात करेंगे। तीसरी बात, आखिर एफिशिएंसी डिपेंड किस पे कर रही है? तो आप देखिए केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। किसके टेम्परेचर पे? क्या कार्नोट इंजन के? नहीं, ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ तक कि वो इस पर भी डिपेंड नहीं कर रही है कि जो सिलेंडर लिया है उसके अंदर कौन सी गैस भरी है, आइडियल गैस है कि रियल गैस है कि हाइड्रोजन है कि क्या है। तो ये सिर्फ टेम्परेचर सोर्स और सिंक, और सोर्स सिंक का टेम्परेचर क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। ठीक, इसलिए इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि द एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, यानी जो वर्किंग सब्सटेंस यानी जो गैस सिलेंडर के अंदर हमने भरी इसको वर्किंग सब्सटेंस कह रहे हैं। तो उसका नेचर वो आइडियल है, ये रियल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, सो नाउ बिकॉज वी हैव टू फार्मूला, एक तो अभी बताया ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 और ये क्या हो गया ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। दो फार्मूले हमारे पास हो गए। सो इन दोनों फार्मूले को अगर हम इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा? ये देखिए लास्ट जो लिखा है T1 बाई T2 इक्वल टू Q1 बाई Q2, ये आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके जो दो फार्मूले हमने आपको लास्ट में बताया, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, और एक ये, इन दोनों फार्मूले को बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कार्नोट इंजन का को खत्म करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कर्व पहला आप दिख रहे हैं, यहाँ दो कर्व बने हैं ए एंड बी। जो ए है वो अभी आपको दिखाया जा चुका है, ये प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर खींचा हुआ कर्व थे, जिसपे आप आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व आपने ड्रा किया था, और इसको हम कहते हैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम। सो आमतौर पर आप बुक्स में आप देखेंगे कि पीवी इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करके ही आपको समझाया जाता है कार्नोट साइकिल और उसकी एफिशिएंसी निकाली जाती है। ठीक, सो ये हमने भी ऐसे ही किया, आपको इस तरीके से समझाया। लेकिन इसका एक और डायग्राम हो सकता है, जैसा कि याद होगा हमने बताया था देयर आर टू इंडिकेटर डायग्राम, पीवी इंडिकेटर डायग्राम एंड टीएस इंडिकेटर डायग्राम। सो अगर कार्नोट साइकिल को टीएस इंडिकेटर डायग्राम पे ड्रॉ करना हो तो वो कैसा दिखेगा? सो वो कैसा दिखेगा? वो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, जैसे लिखा ना ए बी सी डी, ये बिल्कुल करस्पॉन्ड कर रहा है। ए जो इसका ए है इनिशियल पॉइंट, ये उसका ए है। बी यानी ए से बी क्या हो गया? वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चूंकि आइसोथर्मल है तो देखिए इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चूंकि टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। बीसी क्या है? बीसी जो है वो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता, और अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है यानी कि चेंज इन हीट इज जीरो, तो इंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं होता। ये सेकंड लॉ में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्यों नहीं होता, पर ध्यान दीजिए if there is no change in heat then there will be no change in entropy। ठीक, सो एंट्रोपी कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या? एंट्रोपी, इसलिए BC इज पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस। ठीक, फिर C से D क्या है? ये अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, और CD चूंकि आइसोथर्मल है एट टेम्परेचर T2, इसलिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंट्रोपी एक्सिस के पैरेलल है। फिर D से A ये क्या है? ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। एडियाबेटिक है इसलिए चूंकि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हुआ, इसलिए एंट्रोपी कांस्टेंट है, S1 कांस्टेंट है D से A के लिए, है ना। केवल टेम्परेचर राइज करा T2 से T1 तक, तो ये D से A हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस तरीके से रेक्टेंगल, यहाँ स्क्वायर जैसा आपको लग रहा होगा, स्क्वायर ना समझिएगा, रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर होगा ABCD। ठीक है, ये TS डायग्राम पर है। अब आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप TS डायग्राम की मदद से एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला को पता ही हो गया, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ये फॉर्मूला आप यहां से निकालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो आप चाहे तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, आप सेकंड लॉ पढ़ लीजिए, तब चाहे तो आप निकालिए, लेकिन ये करिए जरूर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी निकालने का ये शॉर्टेस्ट मैथड है। ठीक है, सो एग्जामिनेशन में आपके पास अगर आपको दो मैथड पता होगा तो आप शॉर्टेस्ट मैथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, so this was all about Carnot engine and Carnot cycle। अब इसके से जुड़े हुए छोटे छोटे 3-4 आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्या है? Carnot रेफ्रिजरेटर। Carnot रेफ्रिजरेटर भी जो है वो
बिल्कुल कार्नोट इंजन की तरह ही काम करता है। तो उसमें जो जैसे कार्नोट इंजन में आप कार्नोट साइकिल को पढ़ते हैं, इसी तरीके से कार्नोट रेफ्रिजरेटर में आप क्या पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, देखिए कार्नोट साइकिल जब पढ़ाया गया तो हमने बार बार कहा था कि द सेट ऑफ प्रोसेसेस, और जो सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे हैं, वो हैं रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या खूबी होती है, वो दोनों तरफ चला जा सकते हैं। सो अगर हम दूसरी तरफ से चलाते है ना, जैसे अभी चला ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, उल्टा चला देते। अगर हम चलाते ए से डी फिर डी से, यानी पहले कंप्रेशन करते ए से डी, डी डी से सी, सी से बी और बी से ए, तब क्या होता, तो उस वक्त जो साइकिल परफॉर्म होती, उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, सो इस आधार पर, रेफ्रिजरेशन के साइकिल के आधार पर हम एक सिस्टम को अब स्टडी करेंगे। उस सिस्टम को क्या कहेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर कुछ भी और नहीं है, वो एक कार्नोट इंजन ही है विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ऑर्डर। मैंने जिस ऑर्डर में आपने कार्नोट इंजन को चलाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप कार्नोट साइकिल का जो डायरेक्शन था ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, उसकी बजाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप साइकिल को चला दें तो उस साइकिल को कहेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। और इस तरीके से काम करने वाला जो सिस्टम होगा उसको क्या कहेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ओके। सो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। आप देखिए इसके अंदर एक हीट सोर्स है, हीट सिंक है और बीच में एक रिवर्सिबल इंजन ही है। इंजन मतलब वही है, सिलेंडर विद अ पिस्टन। ठीक है, पर इसमें जो एरोज है जो रेड कलर से ड्रॉ, इन पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या कर रहा है वो, ये जो जब आप कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक से लेगा। अभी तक क्या होता था इंजन में, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता था, तो यहाँ तो उल्टा चलाना है। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हीट सिंक से लेगा। तो क्या कोई चीज लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ले सकती है, क्योंकि आपको हमने हीट पढ़ाते समय बताया था कि टेम्परेचर का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है ऑफ हीट, उसके लिए जरूरी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। और ट्रांसफर किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो हायर से लोअर की तरफ तो ट्रांसफर अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप ट्रांसफर नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये W अमाउंट ऑफ वर्क देखिए इस रिवर्सिबल इंजन के ऊपर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, टू एक्सट्रैक्ट हीट, कितना, Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हीट सिंक विच इज एट टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर पे हीट सिंक है। जैसे Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए, यानी कि निकालने के बाद नहीं, कि निकालने के लिए W अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक, और ये वर्क और ये हीट जो निकला ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट के तौर पर हीट सोर्स को रिजेक्ट हो रहा है, ले नहीं रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं हीट सोर्स को एट टेम्परेचर T1। अल्टीमेटली हमने क्या किया, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर किया। अभी भी Q1 इज मोर देन Q2। क्यों Q1 इज मोर देन Q2, क्योंकि Q1 इज द सम ऑफ W प्लस Q2, इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए Q1 इज मोर देन Q2। सो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ट्रांसफर करने के लिए W अमाउंट ऑफ वर्क रिवर्सिबल इंजन के ऊपर करना होगा, सराउंडिंग सिस्टम पे करेगा, ध्यान रखिए। सो इस तरह के रेफ्रिजरेशन साइकिल को फॉलो करने वाला, ये तो एक बार हुआ कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट W अमाउंट ऑफ वर्क के थ्रू Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को रिजेक्ट हुआ। Q2 अमाउंट आपने लिया सिंक से, W अमाउंट ऑफ वर्क रिवर्सिबल इंजन के ऊपर किया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट आपने हीट सोर्स को रिजेक्ट किया। तो ये तो एक साइकिल, इसी साइकिल को आप अगेन एंड अगेन साइक्लिक प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे, है ना। सो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके से काम करने वाले सिस्टम जिसको अब हम कार्नोट रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं, इसकी इफिशियंसी क्या हो। ठीक,
सो इसकी इफिशियंसी निकाली जाती है, पर उसको इफिशियंसी बोलते नहीं है, उसको एक नया नाम दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी में। तो कार्नोट इंजन के लिए तो एफिशिएंसी वर्ड और ईटा नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, पर रेफ्रिजरेटर के लिए बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इन शॉर्ट कॉप भी बोलते हैं, COP, कॉप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए रेफ्रिजरेटर। ओमेगा स्मॉल हो गया, स्मॉल ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करते क्या होगा, Q2 अमाउंट ऑफ Q2 अपॉन W। Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम या टेकन फ्रॉम हीट सिंक, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम हीट सिंक। ठीक, तो अपने आप तो होता नहीं, तो अपॉन क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अपॉन वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसको इक्वल कैसे कह सकते हैं, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। क्यों, क्योंकि W जो होता है वो क्या होता है, Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। और अभी लास्ट में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया ही है कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो अगर वो सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, सो ये जो ओमेगा है ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, सो अगेन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि R लिखा है ना, ये जो सिस्टम है जिसको हम कार्नोट रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं, ये रिवर्सिबल है। क्योंकि रिवर्सिबल है, सो ये सारी वो बातें पूरी करेगा जो कार्नोट इंजन, ये भी सेट ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है, इसकी भी जो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम होगी। तीसरा, ये किसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, अब आपके लिए एक असाइनमेंट, अब आप ईटा और ओमेगा इनके बीच में रिलेशन निकाल कर, ठीक है, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, एक फार्मूला ओमेगा आपको यहाँ दिख ही रहा है, और इसके पहले आपको ईटा का फार्मूला यहाँ दिखा ही 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इन दोनों फार्मूले की मदद से आप ईटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालिए, ये आपका असाइनमेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्नोट रेफ्रिजरेटर को हमेशा कार्नोट इंजन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए अगल बगल दोनों रख दिए गए हैं। अब जरा इनको पहचानिए, इसलिए मैंने नीचे लिखा नहीं है नाम, बाई तरफ वाला क्या है और दाई तरफ वाला क्या है। और सिमिलरिटी देखिए, बाई तरफ वाला है कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल ही है कार्नोट इंजन, और दाई तरफ जो बनाया गया है वो क्या है, वो है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। जरा एरो पे ध्यान दीजिए, देखिए कार्नोट इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेता है, W अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग पे करता है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को रिजेक्ट करता है, जहां पर सोर्स और सिंक कांस्टेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर है। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है दाईं तरफ, इसके लिए वही सोर्स सिंक है T1 और T2 टेम्परेचर पे, परंतु ये क्या करता है, ये हीट सिंक से हीट लेता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, और उसके लिए सराउंडिंग को सिस्टम पर W अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। और अगर ऐसा किया उसने वर्क, तो क्या कर पाएगा ये रेफ्रिजरेटर, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को रिजेक्ट कर पाएगा। सिर्फ एरो का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है हमारे पास, कार्नोट थ्योरम के बारे में। कोशिश करते हैं कार्नोट थ्योरम आज आपका जरूर से फिनिश हो जाए। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने कार्नोट साइकिल कंप्लीट किया था, सो वह कहा था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक, इसी बात को कार्नोट थ्योरम में कहा गया, स्टेटमेंट के तौर पे कहा गया, जिसका सार संक्षेप में क्या है कार्नोट थ्योरम, कि भाई एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम, मतलब कि कोई भी दूसरा इंजन कार्नोट इंजन जितना एफिशिएंट नहीं हो सकता। हम देखिए चीजों को एलोबरेट कर रहे हैं, पहले शॉर्ट में क्या कहा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम। ठीक, इन शॉर्ट, अब थोड़ा सा बढ़ा दें कि किसी और इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और एलोबरेट करें, किसी और से क्या मतलब, तो किसी और से मतलब ये है कि सेम रिजर्वायर्स के बीच में, रिजर्वायर किसे कह रहे हैं, सोर्स और सिंक, है ना, ये दोनों रिजर्वायर्स हैं, हीट के रिजर्वायर्स। सेम रिजर्वायर्स के बीच में काम करने वाले जितने भी इंजन हो, मान लीजिए 2 3 4 इंजन काम कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, तो जवाब है कार्नोट इंजन की होगी। ठीक है, अब इसको जरा स्टेटमेंट के तौर पे, जैसे कार्नोट ने स्टेटमेंट दिया उस तौर पे इसको पढ़ते हैं और जरा समझते हैं। नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन रिजर्वायर
can be more efficient than a Carnot engine operating between the same reservoir. यानी कि समान रिजर्वायर्स के बीच में काम करने वाला कोई भी दूसरा हीट इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। यानी सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? कार्नोट इंजन होगा। ये स्टेटमेंट है। इसको अगर फॉर्मूले के तौर पर लिखे तो क्या लिखे? देखिए, एक इंजन है जो इरिवर्सिबल इंजन है, उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी क्या है? ईटा आई। और एक इंजन है रिवर्सिबल, कौन होगा वो रिवर्सिबल? कार्नोट होगा, कार्नोट इंजन। तो रिवर्सिबल इंजन के लिए जो एफिशिएंसी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा आर। क्या कह रहे हैं कि ईटा आई हमेशा ईटा आर से या तो कम होगा या बराबर होगा। कम कब होगा? अगर इंजन इरिवर्सिबल हो तो कम होगा, और बराबर कब हो जाएगा? जबकि दोनों ही रिवर्सिबल हो। अब ये बराबर कब होगा इसको हम अलग से पढ़ेंगे, यानी कि बराबर तभी होगा जब दोनों रिवर्सिबल हो। इसको हम अलग से फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज बात कर रहे हैं पहले इरिवर्सिबल की कि कम हो। ठीक है। कुछ लोगों ने, आलिया ने शायद हैंड रेज किया। आलिया बेटा अभी थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी आपको पहली थ्योरी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सो इसी बात को कहने का एक और ढंग भी है जो भी स्टेटमेंट दिया गया कि ऑल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सभी जितने भी इंजन काम करने होंगे एक ही रिजर्वायर्स के बीच में, उनमें से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है। ये कहना कि किसी और की इंजन से एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती, नेगेटिव, या कहना कि इसी की ज्यादा होगी, एक ही बात है।